अभी आर्यन खान की पहली नेटफ्लिक्स सीरीज लॉन्च हो चुकी है और भाई साहब सोशल मीडिया पे ऐसा जबरदस्त पीआर चल रहा है जैसे आर्यन खान ना हो, इंडिया का क्रिस्टोफर नोलान बन गया हो। सीरीज में कुछ हो ना हो पर आयरनी की कमी बिल्कुल नहीं है। आर्यन ने अपनी कहानी ड्रग्स से शुरू की और ड्रग्स पे ही लाके खत्म कर दी। Say no to drugs. देखिए, हो सकता है कि आर्यन खान ने एक अच्छी सीरीज बनाई हो, कंप्लीटली फेयर है, लेकिन ऐसा इंसेन पीआर, भाई साहब खुद दीपिका पादुकोण का टॉक्सिक पीआर इसके सामने छोटा लग रहा है। नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि आर्यन खान से बेस्ट डायरेक्टर कोई हो ही नहीं सकता। कोई कह रहा है कि ये आर्यन खान ने कमबैक कर लिया है, तो कोई ये कह रहा है कि आर्यन खान बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार है। तो भाई साहब कुछ तो यहाँ तक कहने लग रहे हैं कि आर्यन खान ने समीर वानखेड़े से बदला ले लिया है। एसआरके के बेटे यानी कि किंग खान बादशाह के बेटे आर्यन खान ने ऐसा बदला लिया, अपना खुद का बदला हुई खुद के दम पर। ऐसा नहीं कि बाप के दम पे बदला लिया, एसआरके के दम पे बदला लिया, बल्कि खुद के दम पे ऐसा बदला लेके सारी दुनिया देखते रह गई और देख रही है तो बोल रही कि भाई ये बंदे के अंदर जो कभी हंसता नहीं था, कभी कुछ बोल नहीं सकता था, उसके अंदर इतना गुस्सा और इतना खतरनाक बदला लेगा, एक लेवल पे जाके के एक बड़ा सा वेब शो बनाकर उसके अंदर डायरेक्ट ये सीन डाल देंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। क्योंकि इस सीरीज में ना अलेजेडली एक पैरोडी दिखाई जा रही है जिसमें एक एनसीबी ऑफिसर को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है कि वो सिर्फ बॉलीवुड वालों को टारगेट करता है, बाकी जगह उसकी आंख अपने आप बंद हो जाती है। आज हम यहाँ पे रेड करेंगे, सत्य में जयते। ड्रग्स ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये क्या कर रहा है? स्मोक योर जॉइंट। साले हरामी ड्रगिस्ट, मेरे सामने तू ड्रग्स करेगा? You know who I am? I am part of War Against Drugs. I am part of NCG. And I'm not a part of Bollywood. Ah! But he is. लेकिन यहाँ पर असली प्रॉब्लम पता है क्या है? जिस बंदे का नाम खुद 2020 के ड्रग केसेस में आया हो और जो 26 दिन तक आर्थर रोड जेल में रहा हो, आज वही बंदा अपनी सीरीज में ड्रग्स को थीम बनाकर क्रिएटिव जीनियस के रूप में बेचा जा रहा है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। पीआर ने उसकी इमेज को ऐसा वाइट वॉश किया जैसे आर्यन खान कभी किसी स्कैंडल का पार्ट रहा ही ना हो। और यही दिखाता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स कल्चर सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। और जब ये बॉलीवुड के लोग एक्सपोज होते हैं ना, तो उल्टा ये और बड़े सुपरस्टार बन के आते हैं, चाहे वो पहले संजय दत्त हो या आर्यन खान। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे बॉलीवुड के पीआर माफिया ने ड्रग्स कल्चर को पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया है और इसका असर आम सोसाइटी पर क्या पड़ रहा है। आइए इस वीडियो के अंदर सब जानते हैं। देखिए, बॉलीवुड में किसी ड्रगिस्ट को स्टार बनाने की जो कहानी है ना, वो कोई रीसेंट फिनोमेना नहीं है, बल्कि कई दशक पहले ही ना बॉलीवुड के अंदर ड्रग कल्चर कॉमन हो चुका था। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा, 1980s तक ना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा पैरेलल लाइफस्टाइल बन चुका था जहां पर फिल्म सेट्स और लेट नाइट पार्टीज में चरस, गांजा, कोकीन, हीरोइन और MDMA में जैसे ड्रग्स जो थे वो बिल्कुल कॉमन हो चुके थे। और भाई साहब ये सब मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये सब एक्चुअल हकीकत थी बॉलीवुड की उस समय भी। फॉर एग्जांपल आप संजय दत्त की बात कर लो, ये भाई साहब 1980s के दौर में ना बॉलीवुड में अपना करियर बना ही रहे थे कि इनको नारकोटिक्स की इतनी गंदी आदत पड़ गई कि संजय दत्त एक प्रॉपर ड्रग एडिक्ट बन गए थे। ड्रग्स इनके लिए एक ओकेजनल बात नहीं थी बल्कि रूटीन बन चुका था। रोजाना कंजप्शन, अलग अलग सब्सटेंसेस, ये सब ट्राई करते थे और सब कुछ कॉमन हो चुका था। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1982 में बॉम्बे पुलिस ने संजय दत्त को ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। उनके पास इलीगल नारकोटिक्स मिले थे, केस रजिस्टर हुआ था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बस फिर क्या था, 5 महीने तक संजय दत्त को जेल में रहना पड़ा था। खुद संजय दत्त ने बाद में कॉन्फेस किया था कि जो ड्रग्स थे ना वो इससे पहले 9 साल से ले रहे थे। लेकिन गेस व्हाट, संजय दत्त ने सिर्फ 5 महीने जेल में बिताए और 5 महीने जेल में बिताने के बावजूद उनका करियर जो था ना वो कोलैप्स नहीं हुआ, उल्टा उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में मिलती रही और आगे जाकर इससे भी बड़े बड़े कांड करने के बावजूद भी पूरा बॉलीवुड संजय दत्त के सपोर्ट में खड़ा रहा। अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन तक और सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक सब सामने आ गए थे और संजय दत्त को एज अ विक्टिम शो कर रहे थे। ऊपर से संजय दत्त का एक अलग ही मेकओवर किया जा रहा था और उन्हें बैक टू बैक मूवीज मिल रही थी जिससे वो देखते ही देखते स्टार बन रहे थे। इनफैक्ट संजय दत्त की इमेज को एज अ बैड बॉय पैकेज करके भुनाया गया
और ये सब किसी एक बंदे की बात नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ड्रग्स कितना कॉमन हो चुका था बॉलीवुड के अंदर। एक्ट्रेस कोनिका लाल ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि जैकी श्रॉफ जो थे ना, वो शूटिंग के दौरान ओपनली हैश को स्मोक करते थे। उन्होंने बाकायदा बताया कि ड्रग्स जो थे ना, वो बॉलीवुड की एक रियलिटी थी। इसी तरीके से महेश भट्ट ने ओपनली इंटरव्यूज में बताया कि वो कैसे क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के लिए LSD और चरस कंज्यूम किया करते थे। You said LSD opened my consciousness to bizarre mystical experiences, and it was this that hurled you into the spiritual. देखिए एग्जैक्टली LSD आप उसको माइंड नंबिंग अल्कोहल से आप उसको इक्वेट नहीं कर सकते। LSD इज वो क्या है? वो आपकी केमिस्ट्री को ऑल्टर करता है। वो जो ये ऋषि मुनि साधु सन्यासी जो तपस्या करने के बाद में अनुभव करते हैं, एक ऑडियो विजुअल सेंशुअल एक्सपीरियंस जिसको वो महसूस करते हैं, वो एक ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट से आप प्राप्त करते हैं। इनफैक्ट मैं एक साधारण सा मिडिल क्लास व्यक्ति था और मैं और कबीर बेदी, मुझे याद है, पहले मरतबा हमने जब 21 साल की उम्र थी मेरी, कि आई वांटेड टू मेक व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड विथ LSD ऑन LSD परमानेंट। ये सब ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खुद एक इनसाइडर ऐसे ड्रग्स को ग्लोरीफाई कर रहा है बॉलीवुड के अंदर। और देखिए, इतना सब देखने के बाद, सुनने के बाद ना, आप ये सोचेंगे ड्रग्स जो है ना, वो बॉलीवुड के अंदर इतना कॉमन कैसे हो गया। तो इसका इकलौता रीज़न नहीं है कोई, पर एक सबसे बड़ा रीज़न है अंडरवर्ल्ड। 1980 से 1990s तक ना अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से बॉलीवुड को कंट्रोल करने लग गया था। बेसिकली दाऊद इब्राहिम और उसके एसोसिएट्स जो थे, वो ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे और उससे जो भी पैसा आता था ना, वो बॉलीवुड की फिल्मों में लगाया जाता था। धीरे धीरे ऐसे करके ना इसी अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के थ्रू कोकीन और हीरोइन डायरेक्ट स्टार्स तक पहुंचना शुरू हो गया। महाराष्ट्र पुलिस के सीनियर अफसरों ने ना बाद में ओपनली एक्सेप्ट भी किया था कि उस दौरान गैंगस्टर्स खुद भी ड्रग्स कंज्यूम करते थे और फिल्म स्टार्स को भी सप्लाई करते थे। इसी सारी भसड़ को कंट्रोल करने के लिए ना इंडियन गवर्नमेंट एक नया लॉ लेकर आई थी, NDPS एक्ट, यानी कि नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। अब ये जो लॉ था ना, वो थियोरेटिकली भारत के अंदर सबसे टफ ड्रग का लॉ था और इसमें स्मॉल पोजेशन से लेकर ट्रैफिकिंग, हर तरीके की चीज़ों पर हैवी पनिशमेंट रखी गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में इसका असर नाम का भी नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि कोई स्टार ड्रग के साथ पकड़ा भी जाता था ना, तो उसको फाइन भरवाकर रिलीज कर दिया जाता था और इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। कई बार तो केसेस जो थे ना, वो मीडिया तक भी नहीं पहुंचते थे, इस तरीके से उन्हें दबा दिया जाता था। ऊपर से देखिए, ड्रग्स जो है ना भारत के अंदर बैन रहे हैं, तो एक ना रेयर कमोडिटी थी, यानी कि जिसके पास भी ड्रग्स होते थे ना, वो एक बहुत बड़ी बात बना दी जाती थी और ऐसी चीजें मॉडलिंग और शोबिस जैसी जगहों पर स्टेटस सिंबल बन जाती हैं। यानी ड्रग्स जो था वो बॉलीवुड के अंदर स्टेटस सिंबल बन गया था, जिसके कारण 1990s के दौरान कई ऐसे स्टार्स के नाम सामने आने लगे जो ड्रग्स के साथ कन्विक्ट हुए। चाहे वो ममता कुलकर्णी हो, जिनका नाम 2000 करोड़ रुपए के एफेड्राइन स्मगलिंग केस में सामने आया था, या फिर दीवाने हुए पागल के एक्टर विजय राज हों, जो कि एयरपोर्ट पर ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे, या फिर अपूर्वा अग्निहोत्री हों, जो कि कैनबीज और MDMA जैसे ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। और फिर इसमें ना मजेदार बात ये देखिए कि जो इंडस्ट्री है ना, फिर पब्लिक इमेज अपनी मेंटेन करने के लिए यही सेम इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड टाइम टू टाइम अपना मेकओवर भी करती थी। 1990s में ना से नो टू ड्रग नाम की एक रैली ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, डिम्पल कबाड़िया, इस टाइप के ना जाने कितने स्टार्स पार्टिसिपेट कर रहे थे से नो टू ड्रग्स कहते हुए। देखिए, हम ये बात नहीं करेंगे ये लोग ड्रगिस्ट हैं, पर ये हिपोक्रेसी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ड्रग लेना इतना कॉमन हो चुका था, उसी इंडस्ट्री के लोग अब दूसरों को ड्रग्स ना लेने पर ज्ञान दे रहे हैं। पर देखिए, इससे ना धीरे धीरे बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का जो कल्चर था वो काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुका था, क्योंकि कोई एक्शन लेने वाला था ही नहीं। उल्टा इससे ना इन लोगों को फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी की फीलिंग आती थी कि भाई साहब, हम तो इन इंडियन से बहुत सुपीरियर हैं, क्योंकि हम तो लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। पर किसे पता था कि आगे चलकर यही लेविश ड्रग्स कल्चर पूरे बॉलीवुड को टेक ओवर करने वाला था। देखिए, जो ड्रग कल्चर बॉलीवुड में नॉर्मलाइज हो रहा था ना, उससे हुआ ये कि आगे जाके जो बॉलीवुड स्टार्स थे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफस्टाइल में ड्रग्स रिफ्लेक्ट होने शुरू हो गए थे। फॉर एग्जांपल, जूहू में एक बड़ी रेव पार्टी हुई और मुंबई पुलिस ने इस पार्टी पे रेड मार दी। रेड में लगभग 92 लोग डिटेन कर दिए गए। एंड गेस व्हाट, टेस्टिंग के बाद 44 लोगों के सैंपल्स पॉजिटिव आए, जिसमें कैनबीज, कोकेन, MDMA इन सब के ट्रेसेस मिले। और मज़ेदार बात पता है क्या है? मज़ेदार बात ये थी कि इस पार्टी में मॉडल्स के साथ साथ बॉलीवुड से कनेक्टेड लोग शामिल थे। और इस सब में सबसे अनफॉर्चुनेट बात पता है आपको क्या है? ये नेपो स्टार्स ड्रग्स में बेशक पकड़े जाएं,
पर इसके बावजूद ना इनकी इमेज पर कोई आंच नहीं आती, कोई डेंट नहीं लगता। अब आप इसका क्रेडिट या तो इनकी पीआर मशीनरी को दो या बॉलीवुड माफिया को, वो आपकी मर्जी है। पर एक बात यहाँ पर श्योर है कि क्राइम करने के बावजूद उनको स्टार बनाया जा रहा था। और इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है बल्कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फिरोज खान का बेटा फरदीन खान। अगर इन भाई साहब की बात करें तो इन भाई साहब को ड्रग्स की बहुत बुरी लत लगी हुई थी और एक दिन मुंबई पुलिस ने मुंबई के जुहू एरिया में कोकेन के साथ इन भाई साहब को रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? कोर्ट ने सजा के नाम पे उन्हें रिहैब फैसिलिटी भेजने का फैसला किया, जहां पर उन्हें ना कुछ महीने का ट्रीटमेंट मिला और ट्रीटमेंट के बाद उन्हें सीधा डिस्चार्ज कर दिया गया और केस पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इसी तरीके से हर्ष और भारती सिंह, उनके घर जब रेड हुई तो उनके यहां से ड्रग्स जब्त हुए। बाद में दोनों ने खुद कन्फेस किया कि दोनों गांजा कंज्यूम किया करते थे। प्रेम रतन धन पायो जैसी जो मूवी है उसमें काम करने वाले अरमान कोहली, इन भाई साहब को भी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। अब आप ना ये वीडियो देखो, करण जौहर ने अनजाने में इस वीडियो को शेयर कर दिया था। अब इसमें बताया ये गया कि टेबल के ऊपर गांजा रखा हुआ था और इसके बाद एक बड़ा बवाल हुआ। लेकिन फिर बाद में ना एनसीबी ने करण जौहर की इस वीडियो को क्लीन चिट दे दी। ऐसे ही ना 2020 में हुआ सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर या सुसाइड केस, जो भी आप इसे कहें, उसको याद करो। जब पूरे बॉलीवुड का डर्टी ड्रग कल्चर एक्सपोज हो गया था, रिया चक्रवर्ती ने ना 25 एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम लिए थे जो बॉलीवुड के इस ड्रग कल्चर का पार्ट थे। फिर इसी दौरान नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी उसने 2020 में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और बॉलीवुड के कई स्टार्स के व्हाट्सएप चैट्स वो निकलने शुरू हुए जिसमें माल, दूब, हैश इस जैसी बातें पाई गई। सारा अली खान से लेकर श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत से लेकर दीपिका पादुकोण, एक एक करके सबका नाम सामने आने लगा। इनफैक्ट दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश, इन दोनों के बीच में व्हाट्सएप चैट हुई। वो जो व्हाट्सएप चैट थी वो लीक हो गई और इसमें बातचीत पता है क्या थी? माल है क्या, हैश चाहिए, ये जो मैसेजेस थे ये पब्लिक डोमेन में घूम रहे थे। इन सबसे लोगों को ये क्लियर हो गया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत कॉमन हो चुका है। लेकिन फिर आता है 2021 जो पूरे इंडिया को हिलाकर रख देता है और ये प्रूव करता है कि ड्रग कल्चर बॉलीवुड में कितना ऊपर तक पेनिट्रेट कर चुका है। शाहरुख खान का खुद का बेटा ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है। बेसिकली अक्टूबर 2021 में कॉर्डेला क्रूज शिप जो गोवा जा रहा था उस पे एनसीबी की रेड पड़ती है। रेड में लगभग 20 लोगों को डिटेन कर दिया गया था और पता है इस शिप में क्या मिला? कोकेन, एमडीएमए, चरस, एसटेसी जैसी ड्रग्स। अगले दिन आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धेमचा दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। धीरे धीरे ये केस ऑल ओवर इंडिया आग की तरफ फैल गया। आर्यन को आर्थर रोड जेल भेजा गया। यहाँ उन्होंने 26 दिन कस्टडी में गुजारे। पर ये ना टिप ऑफ द आइसबर्ग था। यहाँ एनसीबी ने आर्यन के फोन्स की तहकीकात करना शुरू किया और पता है पुलिस ने यहाँ पर क्या पाया? आर्यन के व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए जिसमें उनका और अनन्या पांडे का कॉन्वर्सेशन सामने आया। मैसेज में वीड इन डिमांड, माल चाहिए और कोकेन, इनको लेकर बातचीत लिखी हुई थी। ये पूरा केस लोगों के लिए शॉकर था। इस केस ने बॉलीवुड के पूरे ड्रग कल्चर की पोल खोल के रख दी थी। देखिए, आर्यन खान क्रूज केस के बाद ना मानो पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा था। प्राइम टाइम डिबेट्स में सिर्फ एक ही चीज पर बात हो रही थी। This time, superstar Shah Rukh Khan's son Aryan Khan was detained by the NCB. Aryan Khan was detained along with several others when the NCB busted a rave party on board a cruise ship on October 2nd. Breaking news coming in. Inside details of Aryan Khan's counselling in custody. NCB chief confirms Aryan Khan was counselled in custody. Aryan was sensitized on rehab, that is rehabilitation. अब ये केस जैसे जैसे बड़ा हो रहा था ना, ये ना सिर्फ शाहरुख खान पर बल्कि पूरे बॉलीवुड के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा था और इसी कारण से ना पूरा बॉलीवुड का माफिया एक्टिवेट हो जाता है इस केस को खत्म करने के लिए। सबसे पहले शाहरुख खान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि वो आर्यन खान के केस के लिए भारत के सबसे बेस्ट लॉयर्स को हायर करें और ऐसा ना उन्होंने बहुत इजीली कर भी लिया। उन्होंने भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को हायर कर लिया। रोहतगी के अलावा सतीश मानशिंदे और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे टॉप लॉयर्स को भी आर्यन के डिफेंस टीम में शामिल किया गया था। कोर्ट रूम्स के अंदर ना रोहतगी का क्लियर स्टैंस था कि आर्यन के पास 1 भी ग्राम नारकोटिक्स रिकवर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आर्यन खान निर्दोष है। और ये जो एनसीबी वाले व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं ना, ये तो पुराने हैं, इररेलेवेंट है
और इसीलिए अब वो मैटर ही नहीं करते। इसी सेम टाइम पर सोशल मीडिया पर आर्यन खान के लिए एक सॉफ्ट सिंपैथी वाली पीआर शुरू कर दी गई थी और बताया गया था कि कैसे एनसीबी के ऑफिसर्स करप्ट हैं और सिर्फ पैसों के लिए आर्यन खान को फंसा रहे हैं। और भाई साहब, ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में यही नैरेटिव बनाया जा रहा था उस समय। और ऊपर से ना पूरी की पूरी बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी ओपनली शाहरुख खान और आर्यन खान के सपोर्ट में आ गई थी। और पूरी बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी से मेरा मतलब है पूरी की पूरी बॉलीवुड की फ्रेटर्निटी। सेम जैसे संजय दत्त को बचाने के लिए ये लोग एक्टिव हो गए थे। ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर एक डिटेल्ड पोस्ट लिखकर आर्यन खान को इनोसेंट यूथ बताया, जिसे मीडिया ट्रायल का शिकार बताया जा रहा था। ट्विटर पर हैशटैग्स वी स्टैंड विद शाहरुख खान और जस्टिस फॉर आर्यन ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड करवाए जा रहे थे। शाहरुख खान की टीम और बॉलीवुड पीआर एजेंसी सिस्टमैटिकली सोशल मीडिया पर पब्लिक सेंटिमेंट्स को शिफ्ट कर रहे थे और ये लोग ना इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहे थे। मतलब भाई साहब, अभी तक कोई फैसला आया भी नहीं था कि एक सिस्टमैटिक नैरेटिव बनाया जाने लग गया था कि आर्यन खान का विच हंट किया जा रहा है। इनफैक्ट नैरेटिव ये बनने लगा था कि एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं ना, वो सारे करप्ट हैं और जानबूझकर आर्यन खान को फंसाना चाहते हैं अपने करप्शन की वजह से। खुद महाराष्ट्र के एनसीपी पार्टी से मिनिस्टर रहे नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ना, वो बॉलीवुड और मुंबई को बदनाम करना चाहती है, इसीलिए ऐसा कर। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है। इनफैक्ट उन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े तक पर डायरेक्ट आरोप लगा दिए कि ये लोग करप्ट हैं और जानबूझकर आर्यन को फंसा रहे हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट ना हुई रही थी कि अचानक से नवंबर 2021 में आर्यन खान का केस अचानक से आउट ऑफ नोवेयर मुंबई एनसीबी जोन से हटाकर दिल्ली बेस्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी को दे दिया जाता है। और इसके ना कुछ ही महीनों बाद दिल्ली की एसआईटी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि आर्यन को चार्ज करने लायक कुछ नहीं मिला है, जिसके बाद एनसीबी अपने 6000 पेज की एक चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है। इस चार्जशीट में जो टोटल 20 अक्यूज थे ना, उनमें से 14 को गिल्टी मान लिया गया था, बाकी 6 जिनमें से एक आर्यन खान भी थे उनको छोड़ दिया गया था। इससे ना प्रैक्टिकली आर्यन खान को साफ क्लीन चिट मिल गई थी। जुलाई 2022 में एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन का पासपोर्ट रिटर्न करने का ऑर्डर दे दिया था और क्लियर कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन अब नहीं है। लेकिन समीर वान दूसरी तरफ बताया कि एनसीबी ने फैक्ट्स को ट्विस्ट किया है और एक मोटिव से आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन इस सब के बाद ना इंटरेस्टिंगली समीर वानखड़े, जो कि आर्यन खान के इस पूरे केस को लीड कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया जाता है और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। 2023 में वानखड़े के खिलाफ ना एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर में एलिगेशन था कि वानखड़े और उनकी टीम ने आर्यन खान के केस में शाहरुख खान की टीम से 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। वानखड़े ने इस एफआईआर को बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और इंटरिम प्रोटेक्शन ले लिया, लेकिन उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी ना, उस पर परमानेंट दाग लग चुका था। अब देखिए, हो सकता है कि समीर वानखड़े ने ब्राइब लिया हो या ना लिया हो, इसमें कितनी सच्चाई है ना, ये तो कोर्ट बताएगा। और हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना सक्षम है, कितना फास्ट है, वो तो सबको पता है। पर यहाँ पर ना ये बात मैटर नहीं करती कि किसने रिश्वत ली, किसने नहीं ली, किस पर से केस हटा, किस पर से नहीं हटा। मेन बात यह है कि कैसे पूरा का पूरा बॉलीवुड यूनाइट हो गया एक बंदे को बचाने के लिए। और आज ना उसी बंदे ने 2025 में नेटफ्लिक्स पर अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड लॉन्च कर दिया है। और पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर पीआर पर ऐसा पैसा बहाया जा रहा है कि मानो ऐसा दिखाया जा रहा हो कि आर्यन खान ही अब अगले बॉलीवुड के क्रिस्टोफर नोलान है। मीडिया इसे आर्यन खान का कमबैक बता रही है और उन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कह रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सीरीज चाहे जैसे भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर सीरीज अच्छी है ना, तो पीपल शुड अप्रिशिएट इट एंड वॉच इट। लेकिन दिक्कत ना तब आती है जब एक बंदे की पूरी इमेज को एकदम से टर्न ओवर कर दिया जाता है। और ना सिर्फ आर्यन खान, बल्कि पूरे बॉलीवुड में जो ड्रग का कल्चर है ना, वो मानो आज पूरी तरीके से गायब किया जा रहा है। देखिए, बॉलीवुड में ड्रग्स लेने वाले लोगों को ना बॉयकॉट नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें स्टार बनाया जाता है। और इसे ना डेंजरस इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इनकी ही बॉलीवुड फिल्मों के थ्रू ना ड्रग्स को नॉर्मलाइज और ग्लैमराइज दोनों किया जा रहा है। 1970s के टाइम पे देवानंद की एक फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्णा, और इसमें जीनत अमान को ना हिप्पी ड्रग एडिक्ट के रूप में दिखाया गया था। और इस फिल्म का गाना था दम मारो दम, और इस गाने ने ना उस जमाने के यूथ के दिमाग में ये इमेज बना दी थी कि ड्रग्स तो फ्रीडम के साथ एसोसिएट होते हैं, ड्रग्स से ही फ्रीडम मिल सकती है। नाम, जाबाज, जलवा, गुमराह, इन जैसी फिल्मों ने हीरोइन और कोकेन की स्मगलिंग के ना जाने कितने ही सीन्स दिखाए। फिल्मों में विलेंस को ड्रग स्मगलिंग करते हुए दिखाया जाता और हीरो उनके अगेंस्ट लड़ते हुए। लेकिन इस प्रोसेस में ना
ड्रग्स को नॉर्मलाइज कर दिया गया। मधुर भंडारकर जैसे फिल्म मेकर्स ने पेज 3 फैशन हीरोइन जैसी फिल्में बनाई और इसमें इलीट पार्टीज दिखाई, ड्रेसिंग रूम्स और बैक स्टेजेस दिखाए गए जहां पर कोकेन और एमडीएम में कैजुअली सर्कुलेट होता हुआ दिखाया गया। प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत के कैरेक्टर को फैशन में एक हाई प्रोफाइल मॉडल के रूप में दिखाया गया, जो जब जैसे जैसे ऊपर जाती वैसे वैसे ड्रग्स और ज्यादा लेना शुरू कर देती। अनुराग कश्यप की देवड़ी से लेकर गैंग्स ऑफ वसेपुर, उड़ता पंजाब से लेकर शैतान, सब में कहीं ना कहीं ड्रग्स को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया। सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस के मुताबिक ना कोई भी सीन जो ड्रग्स के यूज को ग्लोरीफाई करता है वो अलाउड नहीं है, वो शो नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हर दूसरी फिल्म में ड्रग कल्चर को किसी ना किसी एंगल से दिखाया जाता है। वासन बाला ने एक फिल्म बनाई पेडलर्स। इस फिल्म में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को खुद करप्ट दिखाया गया। पेडलर्स जो होते हैं, जो ड्रग्स पेडल करते हैं, वो बेचारे वल्नरेबल क्लास होते हैं, ऐसा दिखाया गया। और असली प्रॉफिटियर्स जो होते हैं ना, वो तो सिस्टम के अंदर बैठे होते हैं। इस फिल्म के बाद ना खुद बोर्ड ने बोला कि बॉलीवुड को नारकोटिक्स ऑफिसर्स का ना ऐसा विलनाइजेशन नहीं करना चाहिए। एक सोशियोलॉजिस्ट हैं शिव विश्वनाथन, इनकी अगर माने ना तो बॉलीवुड ने ड्रग्स को इंडिया के नए एस्पिरेशन के रूप में बेचा है। जो चीज़ कभी टैबू हुआ करती थी वो अब ग्लोबलाइजेशन के नाम पर एक एस्पिरेशन का सिंबल बन चुकी थी। और सही बात भी है, जब सिनेमा के अंदर कोई चीज़ बताई जाती है सोसाइटी उसे डायरेक्टली अडॉप्ट कर लेती है। हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक सब सिनेमा से ही तो आ रहा है। और वैसे भी अगर आप देखो तो इंडिया में तो स्टार कल्चर वैसे ही इतनी प्रोमिनेंट है, जो स्टार करेगा वो उसको चाहने वाले करेगा। और यहाँ पर फिर प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही जगह ड्रग्स एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। तब आम यूथ इसे अपने लिए एस्पिरेशनल मानने लगता है। छोड़ दीजिए मुझको। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। और यहीं पर हिपोक्रेसी भी है जो सबसे क्लियर नजर आती है। आज के टाइम में अगर कोई ऑर्डिनरी यूथ 2-3 ग्राम कैनबीज के साथ पकड़ा जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एनडीपीएस एक्ट के स्ट्रिक्ट प्रोविजन की वजह से ना बेल तक मिलना मुश्किल है, ट्रायल सालों तक लंबा चलता रहता है और एक जॉइंट के केस में क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से हर साल हजारों यूथ सिर्फ कंजम्पशन और छोटी छोटी सी पोजेशन के चार्जेस में ना जेल में भेज दिए जाते हैं। ये लोग ना सेलिब्रिटी होते हैं और ना इनके पास करोड़ों खर्च करने के लिए कैपेसिटी होती है, और इसीलिए ना उनके लिए एनडीपीएस एक ट्रैप बन जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो बॉलीवुड स्टार्स का केस, वो तो केस ही अलग हो जाता है। बॉलीवुड का पीआर कल्चर इस हिपोक्रेसी को और शील्ड करता है। जब भी कोई स्टार ड्रग स्कैंडल में फंस जाता है तो लीगल टीम, पीआर मशीनरी दोनों मिलकर एक नैरेटिव को शिफ्ट कर देते हैं। मीडिया में इनोसेंस और विक्टिमहुड दोनों प्रोजेक्ट किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर सिंपैथी हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं और धीरे धीरे स्कैंडल एक कमबैक स्टोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये केवल इंडिया के जस्टिस सिस्टम की वीकनेस को नहीं दिखाता है, बल्कि ये भी एक्सपोज करता है कि बॉलीवुड अपने टॉक्सिक पीआर और नैरेटिव कंट्रोल के जरिए अकाउंटेबिलिटी के बदले सिंपैथी और स्टारडम पाने में एक्सपर्ट दोनों हो चुका है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स के थ्रू हमारे पास रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बाकी आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यूपीआई, पेटीएम और ज्वाइन बटन के थ्रू कर सकते हैं। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।